Hello students, this is your chapter 10, Decline and Disintegration of the Mughal Empire. This is your part 2. In part 1, I told you about औरंगज़ेब और औरंगज़ेब ने किस तरह से अपना जो राजपाट था वो पूरा डिक्लाइनिंग पे आ गया था उनका, और किस तरह से कुछ उन्होंने गलतियां की थी जिससे कि उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। इवन उन्होंने राजपूत के साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में उन्होंने बड़ी ही गलत तरह से व्यवहार किया था, जिससे कि उनका जो राजपाट था वो सब ख़त्म हो गया था। अब हम इस पार्ट 2 में अब आगे का हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मुग़ल एम्पायर था उसके उसके बाद में मतलब वो कैसे न्यू स्टेट्स उसके अंदर और ज़्यादा और आगे बनते चले गए। Breakup of the Mughal Empire and the emergence of new states. Breakup of the Mughal Empire मतलब कैसे मुग़ल एम्पायर जो ब्रेकअप पर आ गया, मतलब वो एक तरह से ख़त्म होने लगा, एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, उसके बाद न्यू स्टेट्स कैसे बने। एज द गवर्नर, जमींदार्स एंड लोकल चीफ्स asserted their independence, the Mughal Empire started disintegrating and fragmented into a number of independent regional states. As the governor, जमींदार्स एंड लोकल चीफ्स, जैसे जो गवर्नर्स थे, जमींदार्स थे और लोकल चीफ्स वगैरह थे, उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अपना मतलब ये दिखाया कि वो लोग ने हर रूल्स रेगुलेशंस मतलब वो लोग बना रहे हैं या वो लोग अपना दावा कर रहे हैं कि दैट द मुग़ल एम्पायर, जिससे कि जो मुग़ल एम्पायर था वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होने लगा, मतलब विक्टन मतलब ख़राब होता चला गया, गिरना शुरू हो गया, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एंड फ्रेगमेंटेड मतलब ख़राब कर देना, बिल्कुल खंडित ध्वस्त कर देना किसी चीज़ को। इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट, उसके बाद बहुत सारे रीजनल स्टेट्स में वो बदल गया, मतलब चेंज हो गया। नाउ लेट्स रीड अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट वाज हैदराबाद। चिन किलिच खान, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट इन 1724 AD। अब किलिच खान जो थे द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, जबकि कब उन्होंने इन 1724 AD में was a powerful noble at the court of the Mughal Emperor फारूक शाह, जो कि एक बहुत ही पावरफुल थे, जो कि जो इनके किनके दरबार में, दैट वाज ऑफ फारूक शाह। ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ डिक्कन एंड अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। अब जो है कि उनको जो है एक गवर्नर ऑफ डिक्कन के रूप में उनको बना, मतलब अवार्ड दिया गया था, जिसमें कि दैट उनको जो टाइटल मिला था दैट वाज निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। ही वॉज नॉट हैप्पी एट द वे द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट। अब जो कि वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि जो उनका प्रशासनिक मतलब या ये कहें कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो जिस तरह से चल रहा था। सीइंग द कन्फ्यूज़न एंड चाउस इन द मुग़ल कोर्ट। अब जो उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से कंफ्यूज थे, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में घिरी हुई थी, और बहुत सारे चाउस का मतलब जो अव्यवस्था, जिसको मतलब जो प्रॉपर तरीके से काम वहाँ पे ना चल रहा हो, कहाँ पर, इन मुग़ल कोर्ट्स। ही डिसाइडेड टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस। उन्होंने मतलब ये दिखाया कि या दावा किया कि उन्होंने अपने ही हिसाब से मतलब किसी चीज़ पे खुद के जैसे कि आज़ाद, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आज़ादी के द्वारा आज़ादी के द्वारा उन्होंने खुद ही अपना एक ये लिया कि उन्होंने फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद, मतलब उन्होंने अपना जो स्टेट है वो जो हैदराबाद है उसको अपने ही तरह से उसको चलाया। ही इस्टेब्लिश्ड अ पॉलिटिकली एंड इकनॉमिकली स्टेबल स्टेट। उन्होंने जो है एक पॉलिटिकली और इकनॉमिकली उस स्टेट को बनाया, विच ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली, जो कि उन्होंने
खुद ही उस पर रूल मतलब उस पर रूल किया, राज किया। हिज सक्सेसर वर नोन एज निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। अब हिज सक्सेसर्स कहते हैं बेटा उत्तराधिकारी को, कि मतलब उनके बाद जो भी उस पर उत्तराधिकारी बने, मतलब जो हैदराबाद पे राज कर रहे थे, उनको जो कहा जाता था दैट वाज निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हम इस पर पढ़ेंगे अवध। द प्रोविंस ऑफ अवध comprised areas of कानपुर, लखनऊ, बनारस एंड सम अराउंडिंग एरियाज। अब जो है हम लोग को इसके अंदर देखेंगे कि अवध जो है जिसके अंदर उस जो एरिया आता है वो दैट इज़ कानपुर, लखनऊ, बनारस एंड सम सराउंडिंग एरियाज। और उसमें जो बाकी की और जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो जो कि अवध के अंदर आते हैं। द सूबेदार ऑफ अवध बरहान उल मुल्क सद्दत खान declared independence in 1722 AD and established a prosperous and stable kingdom। उसके बाद 1722 AD में उन्होंने एक प्रॉस्पेरस मतलब खूब फलता फूलता एंड स्टेबल किंगडम मतलब एक राज उन्होंने बना लिया। द अवध रूलर्स वर ऑल्सो पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब जो अवध के जो लोग थे, जो रूलर्स थे, उनको आर्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसलिए उनका एक लखनवी कल्चर जो था उन्हीं के संरक्षण में पनप रहा था, मतलब और ज़्यादा डेवलप हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल। बंगाल में क्या था? द गवर्नर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान asserted his independence from the मुग़ल एम्पायर। अब जो मुर्शिद कुली खान थे उन्होंने जो है कि अपना इंडिपेंडेंस दिखाया, मतलब फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर, मतलब मुग़ल एम्पायर से। ही एंड हिज सक्सेसर्स रूल्ड बंगाल एफिशिएंटली एंड मेड इट्स अ प्रॉस्परस स्टेट। मतलब उन्होंने प्लस उनकी जो सक्सेसर्स थे, मतलब जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने बंगाल पे रूल किया बहुत ही एफिशिएंटली एंड मेड इट्स अ प्रॉस्परस स्टेट। उसको उस स्टेट को भी और ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट बना दिया। मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान वर कैपेबल नवाब्स। अब जो मुर्शिद कुली खान थे एंड अली वर्दी खान थे, दे वर वेरी कैपेबल नवाब्स, जो कि बहुत अच्छे से उसका पूरे बंगाल का ध्यान मतलब उसमें किस तरह से क्या चीज़ चलना चाहिए, कैसे रूल्स या कोई रेगुलेशंस थे वो किस तरह से फॉलो करने चाहिए थे, वो मतलब बहुत ही अच्छे तरह से उनके संरक्षण में अच्छे से चल रहा था। हु गेव बंगाल ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। जिससे कि जो कि बंगाल में बहुत एक लंबे टाइम तक बहुत ही एक शांति बनी रही थी और जहाँ पर कि व्यापार बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा था। बट देयर ग्रेटेस्ट मिस्टेक वॉज दैट, बट उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी? दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द थ्रेट पोज्ड बाय द ग्रोइंग माइट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ये है कि उनका सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, वहाँ पे व्यापार वगैरह भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। बट दे उनकी जो सबसे बड़ी जो गलती रही थी कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो किस तरह से उनके ऊपर एक खतरे के रूप में आ रही थी, वो किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर एंटर कर रही थी और जिस तरह से वो हमारे इंडिया के अंदर किस तरह से अपना पाँव जमाती जा रही थी, वो उस खतरे से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। उनको पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी हमारे उनके तरफ आ रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जयपुर, द स्टेट ऑफ एम्बर। द स्टेट ऑफ एम्बर, जैसे इसको हम पॉपुलरली हम नोन एज जयपुर। जयपुर तो आप लोग सभी जानते हैं, जिसको कि सभी लोग मतलब बहुत से लोग घूमने भी गए होंगे इस जगह पे। तो जयपुर रोज टू प्रोमिनेंस अंडर राजा सवाई जय सिंह। अब जो है कि ये कब आया? जब जो राजा सवाई जय सिंह थे उन्होंने इसको एक तरह से बहुत ही एक अच्छा जगह तैयार की, मतलब जो जयपुर है उसको पूरा सब कुछ बिल्ट अप किया, उसको अच्छे से बनाया
ही फाउंडेड द स्टेट ऑफ जयपुर एंड मेड इट अ सेंटर ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। उन्होंने जो है कि स्टेट ऑफ जयपुर को एक तरह का मतलब साइंटिफिक लर्निंग वाला स्टेट बना दिया, जहाँ पे साइंटिफिकली आप ज़्यादा और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जैसे कि इट वॉज बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम। ये जो है एक ग्रिड सिस्टम पे बना हुआ था। ग्रिड सिस्टम को बेटा मैं आपको समझाऊंगी बाद में ठीक से। इट वॉज Raja Savai Jai Singh was deeply interested in astronomy and built observatories। मतलब कि जो राजा सवाई जय सिंह थे was deeply interested in astronomy। उनको मतलब जो यूनिवर्सल चीज़ें थी उससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। and built observatories, और इसलिए उन्होंने एक इस तरह का एक ऑब्जर्वेटरी बिल्ड किया था, दैट इज़ कॉल्ड जंतर मंतर, जिसको हम कहते हैं, एट दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस। देयर आर मैनी पिंक कलर्ड बिल्डिंग्स। जयपुर में बहुत सारी पिंक कलर्ड बिल्डिंग्स हैं जो इसलिए इस जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विच गिव इट्स द नेम ऑफ पिंक सिटी। राजा सवाई जय सिंह बिल्ड द जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर। राजा सवाई जय सिंह ने जो है जयगढ़ फोर्ट भी बनाया था जयपुर में इन 1726 AD। दिस फोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट कैनन ऑफ द वर्ल्ड नेम्ड एज जवान। अब क्या है कि वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा कैनन कहते हैं बेटा तोप को, जैसे तोप होता है ना, तोप को कहते हैं, तो वो भी है। मतलब बहुत ही बड़ा कैनन यहाँ पे था जो कि पूरे वर्ल्ड में, मतलब उसका जो नाम है उसको हम जवान कहते हैं, तो जयवान। तो इसलिए ये जो है जयपुर जो है बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए खैर, हमने अभी यहाँ तक जयपुर के बारे में हमने अच्छे से जाना। चलिए मैं बात कर रही थी ग्रिड सिस्टम की। ग्रिड सिस्टम से मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम लोग कि त्यौहार वगैरह जो इस तरह की जो चीज़ें मनाई जाती हैं, या आप ये कहें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकली वर्क बहुत तेज़ी से होता हो, वहाँ पे जहाँ पे वर्क किया जाता हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इट इज़ अ सेंटर ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती थी, इसलिए यहाँ इसको जो है ग्रिड सिस्टम मतलब बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए इस तरह से कहा गया है कि यहाँ पर वैसे अगर इसका हिंदी में मीनिंग हम देखें तो विद्युतकरण के लिए कहा जाता है इसको। बेटा this was the part 2 of our this chapter. Now the other thing we will study in the part 3. So it's okay beta, bye bye, take care.